है कि नहीं? चलो कितने लोगों ने डीपीपी बना लिया है, जल्दी से कमेंट कर दो। डीपीपी सबका बन गया है? डीपीपी सबका बन गया है? बना है कि नहीं बना है डीपीपी, जल्दी बताओ। नहीं बनाया हो डीपीपी? यस डीपीपी बना है। सोहम डीपीपी बना है, स्क्रीन हाँ पे जो सर। शेयर कर रहा हूँ। जॉडी तुमने बनाया है? जॉडी बना है? देवासिनी बना है? देखो बोलते नहीं हो आप लोग ना, बोलो बोलो बोलो। अरित्रा बनाया हो डीपीपी? ये जो डीपीपी दिख सर रहा बनाया हो? पूरा नहीं हुआ, हाफ तक हो गया। पूरा नहीं बनाए हो, कैसे चलेगा बाबू? क्यों सर क्यों कर क्यों नहीं लेंगे चलेगा? आज ही कर नहीं लेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं करने का भाई, पूरी तरह करने का, पूरी तरह रिवीजन करना है, जम के पढ़ना है। जिस दिन डीपीपी मिलता है उसी दिन कर लिया करो, लेट करोगे तो दिक्कत हो ठीक है जाएगा। सर। और सोहम तुमने पूरा डीपीपी कर लिया? सोहम? मेघा तुमने पूरा डीपीपी किया? नहीं सर, आज कर लूंगा सर। क्यों इतना प्रोकास्टिनेशन क्यों? डीपीपी उसी दिन करना है। मैंने आपको अपना स्टोरी बताया था ना कोटा का, जिस दिन मुझे डीपीपी मिलता था तो मैं कोशिश करता था उसी दिन वो डीपीपी कर लेना है। इसीलिए हमेशा याद रखो, जिस दिन मिलेगा उसी दिन करना है, ठीक है? ओके चलो ठीक है हमेशा। चलो तो मैं फिर भी डिस्कस करता हूँ, मेरा काम डिस्कस करना है। चलो मैं 1 से लेके 10 तक तो आज डिस्कस करूंगा ही। 1 ठीक है, आपको पता है ऑलरेडी 1 एमयू का वैल्यू सबको पता है ना, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम सबको पता है। 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम पता है ना, मतलब ये वैल्यू जो है डी होगा इसका आंसर, ठीक है? सिंगल करेक्ट है, मल्टी करेक्ट होगा तो ये, सॉरी केजी में दिया है तो यहाँ ग्राम होना चाहिए था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, सबको पता है ऑलरेडी। सारा कुछ डिस्कस हम लोग कर, मतलब ये सारा आइडिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लो। अच्छा कोई बताओ मेरे को, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस कितना होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? -31 kg। याद है कि नहीं है? चलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है। अच्छा चलो इधर इधर क्वेश्चन हो गया था, एटम निकालना है, कितना एटम है, एटोमिसिटी। देखो एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है, चलो मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज के बारे में भी डिस्कस हम लोग करेंगे, एटोमिसिटी को लेके डिस्कस करेंगे। चलो मैं यही बता देता हूँ। जैसे सपोज करो कोई एटम जो है वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मान लो सपोज करो कार्बन, तो कार्बन सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये क्या है? मोनो एटॉमिक एटम है। क्या है? मोनो एटॉमिक एटम है। ओके प्लीज काइंडली, क्लास कभी कोई लेट नहीं इंटर करेगा। क्लास देखो दो चीज करना है आपको, कसम खाना है कि क्लास कभी लेट इंटर नहीं करेंगे, और दूसरा क्लास कभी छोड़ेंगे नहीं। ये दो कसम आपको आरसी में खा के रखना है। चलो देखो जो लोग लेट घुसे मैं उनको बता दूं, मैं थोड़ा देर पहले डिस्कस कर रहा था कि कितने लोगों ने डीपीपी सॉल्व किया है या कितने लोगों ने डीपीपी सॉल्व नहीं किया है। इस चीज को लेके हम लोग जो है तुम्हारा कवर अप कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर है? स्क्रीन शेयर। चलो देखो ये डीपीपी, कोई स्क्रीन मत शेयर करो अपनी साइड से, स्क्रीन मत शेयर करो कोई अपने साइड से। देखो किसी का स्क्रीन शेयर हो रहा है वो मत करो, अपने साइड से कोई स्क्रीन शेयर मत करो। चलो ठीक है यार, इसको फिर से करना पड़ेगा। तुम देखो कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है, फिर से मुझे इसको करना पड़ेगा। चलो सर ये यहाँ तक लाल लाल दाग क्यों दिखाई दे रहा है? हाँ 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 ठीक कर रहा हूँ। चलो कोई अपने अपने से स्क्रीन मत शेयर करो, टाइम वेस्ट होता है यार। चलो चलो डीपीपी हम लोग सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। एटोमिसिटी आपको पता है कि कोई कोई मोनो एटम हो सकता है, जैसे कार्बन क्या है? मोनो एटम है, ठीक है? हीलियम क्या है? मोनो एटम है, ठीक है? ऑक्सीजन क्या है? डायटोमिक है, तो इसका एटोमिसिटी कितना होगा? इसका एटोमिसिटी कितना होगा? 2 होगा, ठीक है? क्लियर है? अच्छा O3 है, इसका एटोमिसिटी कितना होगा? 3 होगा। अच्छा N2 है, इसका एटोमिसिटी कितना होगा? 2 होगा। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इसका एटोमिसिटी कितना होगा? 4 होगा, टेट्रा एटम होगा। तो ये इसको बोलते हैं एटोमिसिटी, मतलब वो कितने एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो मॉलिक्यूल जो है उसके साथ कितना एटम अटैच्ड है। आपको मैंने बता रखा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और हेलोजन जो भी फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह होते हैं, ये आपका डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे P4 इसका एटोमिसिटी कितना होगा? 4 होगा।
HNO3, इसके अंदर एटोमिसिटी कितना होगा? 3 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है और 1 हाइड्रोजन है, तो कितना होगा? 5 होगा। तो इसमें 5 टिक मार देंगे। इस टाइप से करके हम लोग टिक मार सकते हैं कि एटोमिसिटी क्या है। देखो अभी तक हम लोग क्या-क्या रीड कर चुके हैं उसको समझो। देखो अभी तक हमने क्या-क्या रीड किया, हमने रीड कर लिया पूरा मोल, मोल कैसे निकालते हैं। जिनका क्लास छूट गया होगा प्लीज मेरा लेक्चर है यूट्यूब पे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, दोबारा देख लेना। 1 मोल में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 1 मोल का मतलब कितना होगा पार्टिकल, तुम्हारा 6.022 इंटू 10 पावर कितना, जल्दी बोलो 23, जल्दी बताओ क्या हाँ या ना, जल्दी बोलो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। अच्छा उसके बाद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तुम्हारा एटॉमिक मास यूनिट डिस्कस कर चुके हैं, मोलर मास डिस्कस कर चुके हैं, ग्राम एटम डिस्कस कर चुके हैं। ये पूरा का पूरा थ्योरी हम लोग ऑलरेडी 2 क्लास में कवर अप कर चुके हैं, सबको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद मैंने 1 से लेके 30 एलिमेंट तक का आपको मोलर मास भी कवर अप करवा दिया था। किसी को दिक्कत है जल्दी बताओ, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलो तो ये डीपीपी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं आगे। और 4 नंबर में किसी को डाउट है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट है? चलो 4 को देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन को 4 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ दिया हुआ है हम लोग के पास कि 39.4 kg हम लोग को गोल्ड दिया हुआ है जो हम रिकवर कर रहे हैं स्मगलर से। तो मुझे पता करना है कि नंबर ऑफ एटम कितना होगा, बताओ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको मोल का फॉर्मूला पता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय, जल्दी बताओ गिवन वेट डिवाइडेड बाय क्या होगा माय डियर बच्चों, जल्दी बताओ। गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोल निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, याद करो क्या है अरित्रो, फॉर्मूला क्या है गिवन वेट बाय मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है जॉर्डी, रिप्लाई क्या है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्या है फॉर्मूला गिवन वेट बाय, नहीं नहीं अरे मोल का दूसरा फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट मोलर मास, बोलो ना मोलर मास। चलो ठीक है, तो गिवन वेट बाय मोलर मास, ओके ठीक है क्लियर है। अच्छा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आपको मास हमेशा जो दिया हुआ है वो ग्राम में लेना है, तो ग्राम का मतलब 1000 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय गोल्ड का वेट मैंने आपको बता रखा था 197, ये आपको याद होना चाहिए, बगल में दे देगा, यहाँ मेंशन कर देगा एग्जाम में कि गोल्ड का जो मोलर मास है वो 197 है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, मतलब मेरा मोल कितना आ गया, मेरा 200 मोल आ गया। आपको पता है कि एक मोल का मतलब कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, तो 6.022 इंटू 10 पावर 23, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 12.004 इंटू 10 पावर 25, और अगर एक और कैलकुलेशन बढ़ा दोगे तो 1.044 इंटू 10 पावर 26 मल्टीप्लीकेशन के साथ, तो 1.044 इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, यस सर पूरा क्लियर है ये क्वेश्चन, बता दो मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ये सर ये क्वेश्चन क्लियर है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है। मोल निकालने का फॉर्मूला ये है कि जो वेट दिया हुआ है, गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर, ठीक है क्लियर है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा 2 क्लास में हम लोग कवर अप कर चुके हैं। देखो आप डीपीपी वगैरह नहीं बनाओगे तो आपको दिक्कत होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ डीपीपी ये सब बनाना बहुत जरूरत है, आप लोग यही नहीं करते हो, ये सबसे ज्यादा आप लोग का प्रॉब्लम। मैं नेक्स्ट टाइम से आप लोग को मतलब नहीं करूंगा, अभी ऐसे नहीं इंटरटेन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। चलो 6 में आपको दोबारा सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। जो नया बच्चा आया है किसी को दिक्कत है, हो रहा है, बार बार बता रहा हूँ, मोल का मतलब क्या होता है, मोल का मतलब ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक मोल का मतलब अवोगाड्रो नंबर के बराबर कितना हो, मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है। ओके क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ 1.5 इंटू 10 पावर 22 एटम दिया हुआ है जिसका वेट दिया हुआ 0.9, तो एटॉमिक मास पता करना है कि एटॉमिक मास क्या होगा। चलो ठीक है, एटॉमिक मास हम लोग को पता करना है, तो हम एक काम करते हैं, आपको पता है कि 1.5 इंटू 10 पावर 22 का मतलब, एक बात बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ, इसका मतलब कितना होगा, खुद सोचो, खुद सोचो क्या होगा, जल्दी सोच के बताओ। ये मेरा नंबर ऑफ 1/4 पार्टिकल्स of है, mole. तो इसको मोल निकाल लो, 6.022 इंटू 10 पावर 23 मोल निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, पहले मोल निकाल लो। मोल का फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 1/40 मेरा कितना आ जाएगा मोल। उसके बाद क्या होगा जल्दी बताओ, उसके बाद गिवन वेट बाई मोलर मास, क्या होगा गिवन वेट बाई क्या मोलर मास, तो मेरा मोलर मास कितना आ जाएगा, मेरा मोलर मास आ जाएगा 36 ग्राम पर मोल। मैंने आपको ट्रिक बता रखा था
कि अगर हीलियम एटम का 1 मोल का मास बोलोगे तो 4 ग्राम बोलेंगे, और 1 एटम का मास बोलोगे तो 4 AMU बोलोगे। उसी तरह किसी एटम का मोलर मास अगर 36 है तो उसका एलिमेंट का मास, एटॉमिक मास कितना होगा? 36 AMU। किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 6 सबका क्लियर हो गया? कमेंट यस कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 सबका क्लियर है? कमेंट यस कर दो। दीप क्लियर हुआ तुम्हारा? देखो क्लास छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलो ठीक है। जिन लोग का छूट गया था मैं लेक्चर आपको शेयर कर दूंगा, दम सिस्टमैटिक वे में दोनों लेक्चर को पार्ट ही पार्ट देखोगे। जॉडी तुम्हारा कमेंट नहीं आ रहा है? हाँ चलो फटाफट। चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इजी है। तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 7 आप करके, आप देखो करके नहीं आओगे तो आपको डिस्कस करने में मजा नहीं आएगा। डिस्कस करने में मजा नहीं आएगा, ठीक है? डिस्कस करना है आपको, यही खास बात है, डिस्कशन अपने को करना है। तो 7, 8, 9, देखो 9 वाला मैं आपको कर देता हूँ, बाकी अब दोबारा बना के आना तो और आपको और अच्छा लगेगा। दोबारा बना के आना तो आपको और मजा आएगा। चलो देखो 9 वाले में क्या दिया हुआ है? 9 वाले में दिया हुआ 1 ग्राम, 1 ग्राम दिया हुआ है। तो एक बात बताओ मेरे को कि नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एल्युमिनियम 3+ कितना हो जाएगा? कैसे निकालोगे? तो 1/27 कर देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एल्युमिनियम 3+ मिल जाएगा। अच्छा, एक एल्युमिनियम 3+ के पास कितना चार्ज है? +3 इंटू ई के बराबर चार्ज है। तो इंटू क्या कर दो? +3 इंटू ई कर दो, कुलम होगा। इसका यूनिट क्या होता है? कुलम होता है। तो ये 3 से 27 कट गया तो 1/9। 1/9 का फैक्टर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने आना चाहिए। मुझे किसी हाल में रात 12 बजे तक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए। आप लोग सॉल्यूशन बना के ग्रुप में भेजो डीपीपी का पूरा तरह। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा ऐसे। क्लियर है? चलो यहाँ तक हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आगे किसी को पूछना है? बोलो। हाँ सर 9 नंबर 9 नंबर दोबारा बता देते। चलो 9 नंबर दोबारा बता देते। देखो 1 ग्राम दे दिया है एल्युमिनियम 3+, ठीक है? तो पहले बताओ मोल। मोल का मतलब क्या होता है? सिंपल सा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। एल्युमिनियम का मोलर मास है 27। देखो एल्युमिनियम हो या एल्युमिनियम 3+ हो, दोनों का मोलर मास 27 लेंगे। इसका रीजन मैंने बता रखा पिछले क्लास में। एल्युमिनियम से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो एल्युमिनियम 3+ बना है। तो मास थोड़ा सा डिक्रीज होगा बट एल्युमिनियम का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो वी कैन से कि दोनों का मोलर मास सेम होगा। तो 1/27 मोल आ गया। मोल को आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एल्युमिनियम 3+ मिल गया। एक एल्युमिनियम 3+ पे चार्ज कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, मतलब पॉजिटिव में, मतलब पॉजिटिव में प्रोटॉन के बराबर ऐसा बोलोगे। तो +3 इंटू ई क्या कुलम है? क्यों? क्योंकि चार्ज का यूनिट कुलम होता है। तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1/9 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन, मतलब जो चार्ज होगा, चार्ज का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कुलम। बट यहाँ वैल्यू नहीं लिखा, ई लिख दिया, मतलब अंडरस्टूड है। और कुलम इसका यूनिट है तो 1/9 आ जाएगा, ऑप्शन सी। अभी क्लियर हुआ? जो मुझसे पूछ रहा था क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो ठीक है। देखो क्या होता है बच्चों, कंसिस्टेंसी होता है। अभी 2 क्लास के बाद अगर कोई मान लो मिस कर दोगे तो तीसरा क्लास में तुमको थोड़ा सा परेशानी दिक्कत होगा। और मतलब और इसमें टीचर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। टीचर क्या करेगा? देखो मैं तो बच्चों का बहुत केयर करता हूँ, हम लोग केयर करते हैं तो हम लोग समझा देते हैं। लेकिन जो चलो अभी मान लो तुम ज्यादा बैच में पढ़ रहे हो तो टीचर को तो उतना मतलब नहीं है ना कि तुम्हारा पिछला क्लास छूट गया नहीं छूटा, तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए तो हम लोग तुमको उस टाइप से करवा रहे हैं, ध्यान रख के करवा रहे हैं। चलो यहाँ तक किसी को डाउट? आगे बढ़े? यहाँ तक बढ़े आगे? माय डियर बढ़े? बोलो तो, कमेंट तो करो। हाँ सर। चलो अनन्या तुम्हारा क्लास छूट गया था? हाँ सर, हाँ उसका सर। मैंने लेक्चर देख लिया था। दोनों ठीक है, लेक्चर पूरा देखिए ना। हाँ एक और चीज देखो, ये बात सच है, मतलब अभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है, नो डाउट। लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जिस तरह से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं उसी को फॉलो करना है, इधर उधर ज्यादा फॉलो नहीं करना है। तो इस बात का काफी आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना? चलो
चलो इधर देखते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को डाउट है? चलो देखो, कोई भी रिएक्शन होता है ना, तो कोई भी रिएक्शन होता है तो उसके लिए कुछ रूल्स है, कुछ लॉ वगैरह है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लिखो, नया हेडिंग दो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लिखो, नया हेडिंग दो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लिखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सबसे पहले एक बात बताओ, तुमने सुना होगा कभी मास को, मतलब मास हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। मैटर कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है क्या? हमेशा मास क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। मास क्या रहेगा? हमेशा कंजर्व रहेगा। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किसी भी रिएक्शन में क्या होता है कि मास क्या रहेगा तुम्हारा? कंजर्व रहेगा। मास क्या रहेगा तुम्हारा? कंजर्व रहेगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? मतलब सेम रहेगा क्या सर, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स? नहीं, आ रहे। इसको अरेंज कर लेने दो, मैं बता दूं। इसको अरेंज कर लेने दो ताकि आपको सुविधा हो सके। ओके, चलो देखो, क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन हो, वहां क्या होगा कि मान लो A प्लस बी रिएक्ट करके C प्लस डी बना रहा है। ठीक है, तो अगर ये 10 ग्राम है और अगर ये 15 ग्राम है, तो बिफोर रिएक्शन कितना ग्राम है? जल्दी बताओ, बिफोर रिएक्शन कितना ग्राम है? जल्दी बोलो, बिफोर रिएक्शन कितना 15 ग्राम है? 25 सॉरी ग्राम। 30 25 25। तो आफ्टर रिएक्शन टोटल मास अगर तुम कवर करोगे तो 25 ग्राम ही आएगा। मतलब किसी भी रिएक्शन में क्या होता है कि मास आपका कंजर्व रहेगा। किसी भी रिएक्शन में क्या होगा? मास आपका कंजर्व रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी रिएक्शन हो, मास क्या रहेगा तुम्हारा? कंजर्व रहेगा। ये आपको अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए। कोई भी रिएक्शन हो, मास हमेशा कंजर्व रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है? समय? तो ये तुम अच्छे तरीके से सोच लो कि कोई भी रिएक्शन होगा वहां मास कंजर्व रहेगा। ये जो साइंटिस्ट थे उनका नाम लेवोसियर था। क्या था? लेवोसियर। ये सब समझने का चीज है, मतलब उतना बहुत ज्यादा याद वगैरह करने का नहीं है। क्लियर है? सर हेलो? कंजर्व्ड रहेगा मतलब? कंजर्व रहेगा मतलब बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन मास विल बी कंजर्व। बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन क्या रहेगा? मास हमेशा कंजर्व रहेगा। लिखो, लिखो, पहला लिखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लिखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, मान लो A प्लस बी रिएक्ट कर रहा है, C प्लस डी बन रहा है, तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। आपको पता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो लेवोसियर ये बोलते हैं, लिवोसियर नाम के जो साइंटिस्ट है ये बोलते हैं कि कोई भी रिएक्शन में बिफोर रिएक्शन जितना मास था, आफ्टर रिएक्शन टोटल मास उतना ही रहेगा। मतलब मास कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब टोटल मास क्या रहेगा? ओवरऑल बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। लिखो, लिखो अकॉर्डिंग टू लेवोसियर। लिखो अकॉर्डिंग टू लेवोसियर। लिखो अकॉर्डिंग टू लेवोसियर टोटल मास विल बी कंजर्व। लिखो टोटल मास विल बी कंजर्व। total mass will be conserved. total mass will be conserved. ठीक है, टोटल मास क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। टोटल मास क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा हमेशा। टोटल मास क्या रहेगा? हमेशा के लिए कंजर्व रहने वाला है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो, सेकेंड लॉ जो है वो है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लिखो, पहला क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लिख लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नाम से ही पता चल रहा है कि बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन क्या रहेगा? मास हमेशा कंजर्व रहेगा। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो H2 है और ये O2 है। ठीक है, क्लियर है? ये बन गया H2O। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं, हाफ बैलेंस कर लो। तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद क्या होगा? हाइड्रोजन कुछ नहीं बचा, ऑक्सीजन कुछ नहीं बचा, ये कितना बचा? 18 ग्राम। तो देखो रिएक्शन से पहले टोटल कितना था मास? 18 ग्राम था।
आफ्टर रिएक्शन भी क्या हो रहा है 18 ग्राम आ रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन क्या रहेगा, मास सेम रहेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तुम बोलोगे सर कोई जरूरी है कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन और पूरा का पूरा ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकता है? नहीं रिएक्ट कर सकता। हो सकता है कि मान लो मैं इसको 3 ग्राम ले लेता और इसको 16 ग्राम ले लेता, तो ऐसा चांसेस था कि हाइड्रोजन बच जाता। फिर भी जो टोटल मास बिफोर रिएक्शन है वो टोटल मास आफ्टर रिएक्शन क्या रहेगा, दोनों बराबर आएगा। क्लियर है? सबको क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है? ये जो साइंटिस्ट थे इनका नाम लेवोसियर था। क्या था? लेवोसियर। चलो यहां तक किसी को दिक्कत है? यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को डाउट बच्चों? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट। दूसरा ये है कि पानी बनाना है आपको, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनेगा, पानी बन जाएगा, वाटर बनेगा। ठीक है, क्लियर है? इसको बैलेंस कर दो। तो पानी तुम कैसे भी बनाओ, तुम्हारा कैसे भी तुम फॉर्म करो वाटर, चाहे तुम हाइड्रोजन कहीं से भी लो, ऑक्सीजन किसी भी सोर्स से लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपको पता है कि अगर मास का आप रेशियो निकालोगे 2:, कितना है, 2:16, मतलब 1:8 है बाई मास। अगर आप रेशियो देखोगे मतलब हाइड्रोजन 2 ग्राम है और ऑक्सीजन 16 ग्राम है, तो इन दोनों का रेशियो कितना है, 1:8 है। तो तुम पानी किसी भी सोर्स से बनाओ, चाहे नाले का पानी हो या तुम्हारा मतलब गंगा जल हो, कुछ भी हो, क्या होगा, H2O। मतलब कैसा भी पानी हो उसमें रेशियो जो है वो 1:8 आएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसको प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। लिखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लिखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लिखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन compound always contain, लिखो compound always contains exactly the same proportion of element by weight. Compound always contains exactly the same proportion of element by weight. मतलब आप कैसे भी बनाओ, किसी भी चीज से बनाओ, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। मतलब आप पानी कैसे भी बनाओ, आपका क्या रहेगा, 1:8 तुम्हारा क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ये सब लॉ तुमको याद करने की उतनी जरूरत नहीं है, बट बोर्ड एग्जाम में आपका आ सकता है। ओके, थर्ड जो लॉ है, हाँ बोलो 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 बोलो, Can you कोई पूछ please रहा? repeat the law of हाँ, different motion? स्टेटमेंट लिखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, according to law of definite proportion, compound always contains exactly the same proportion of elements by weight. स्क्रीन पे तो लिखा हुआ है बाबू, इसलिए तो लिखा है बिकॉज ये सब बोर्ड का चीज है, मतलब तुम्हें आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, तुम इसको अच्छे से समझ लो। ये है कि पानी तुम जैसे भी बनाओ, ये जो रेशियो है 2:16 का, मतलब 1:8 का, ये मेंटेन रहेगा। तुम पानी किसी भी सोर्सेस से लो, किसी भी सोर्सेस से बनाओ, मास क्या रहे, मतलब ये जो रेशियो है 1:8, ये तुम्हारा हमेशा क्या रहेगा बच्चों, मेंटेन रहेगा। ये रेशियो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। क्लियर हुआ जो मुझसे पूछ रहा है? मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन किसी भी सोर्स से होगा, जो एलिमेंट का रेशियो है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। ये जो साइंटिस्ट है इनका नाम था प्राउस्ट। ये थोड़ा सा बोर्ड लेवल का चीज है, मतलब स्टेटमेंट लिख के रखो, अच्छा रहेगा। क्लियर हो गया? स्टेटमेंट हाँ लिखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स, देखो कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स exactly the same proportion of elements by weight. It is irrespective of, देखो it is irrespective of sources. लिखो it is irrespective of source through which compound is formed. Through which compound is formed. Through which compound is formed. मतलब पानी कैसा भी हो, नाले का पानी हो या गंगा जल हो या टैप वाटर हो, कैसा भी पानी हो, रेशियो जो रहेगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाई मास वो 1:8 मेंटेन होगा। लिख लो, लिखो वाटर
लिखो वेदर इट इज वाटर ऑफ टैप वाटर, लिखो टैप वाटर, होली वाटर, नाले को क्या बोलते हैं मड वाटर, कुछ भी लिख लो। रेशियो विल बी ऑलवेज 1:8। रेशियो हमेशा क्या रहेगा 1:8 मेंशन रहेगा। किसी को दिक्कत है यहाँ तक डाउट? किसी को दिक्कत है जल्दी बोलो। किसी को दिक्कत दोनों लॉ में यहाँ तक डाउट है? कमेंट यस कर दो। किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। पहला लॉ क्या था? पहला लॉ क्या था बच्चों? पहला लॉ क्या होता? पहला लॉ था कि मास हमेशा क्या रहेगा? मास हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। मतलब बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन कंजर्व रहेगा। दूसरा लॉ क्या था? दूसरा लॉ क्या था? दूसरा लॉ ये है कि कंपाउंड किसी भी तरह बने वो हमेशा रेशियो मेंटेन रहेगा। कंपाउंड किसी भी सोर्स से बने रेशियो हमेशा मेंटेन रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। मतलब पानी में 1:8 है, आपको पता है ना कि पानी बात करें H2O तो हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम। तो इसका रेशियो कितना है? होल नंबर में 1:8 में है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमेशा मेंटेन रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, मतलब डेफिनिट है ये। क्लियर है? चलो थर्ड लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, ठीक है, ये बन गया पानी H2O बन गया। बैलेंस कर लेता हूं मैं, हाफ बैलेंस कर लेता हूं। ठीक है, क्लियर है? ओके, इधर देख लो। और मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लिया H2O2। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ क्या होगा ध्यान से देखो, हाइड्रोजन 2 ग्राम है यहाँ और ऑक्सीजन 16 ग्राम है। यहाँ हाइड्रोजन 2 ग्राम है, ऑक्सीजन आपका कितना है 32 ग्राम है। तो यहाँ प्रोडक्ट कितना बन रहा है? यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है 18 ग्राम। आफ्टर रिएक्शन टोटल रिएक्शन कर जाएगा और यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है 34 ग्राम। तो एक बात जो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एलिमेंट को रिएक्शन करवा रहे हो और वो 2 टाइप का कंपाउंड बन रहा है एक फिक्स एलिमेंट के साथ, मतलब सपोज करो कि ऑक्सीजन रिएक्शन किया एक बार हाइड्रोजन के साथ और दूसरी बार ऑक्सीजन रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार बना रहा है पानी, एक बार बना रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इनमें जो ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? होल नंबर में होगा। मतलब 16/32 का वैल्यू कितना है तुम्हारा? 1/2। ये हमेशा होल नंबर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि अगर एक एलिमेंट तुम्हारा, अगर एक एलिमेंट 2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, 2 डिफरेंट टाइप का कंपाउंड बना रहा है, तो रेशियो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। फिर से सुनो, मान लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया और कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। तो देखो यहाँ कार्बन 12 ग्राम है और ऑक्सीजन है तुम्हारा 32 ग्राम। यहाँ कार्बन है 12 ग्राम, ऑक्सीजन है 16 ग्राम। तो यहाँ दोनों, यहाँ क्या हो रहा है? फिक्स कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन, एक में बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और एक में बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें जो ऑक्सीजन का रेशियो होगा इन दोनों कंपाउंड में वो हमेशा होल नंबर में आएगा। हमेशा क्या आएगा? होल नंबर में आएगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये सब थ्योरेटिकल चीज है, इसका रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये तुमसे कोई पूछेगा भी नहीं। ये सब हम लोग इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आपको बोर्ड के लिए भी हम लोग कवर अप करवा दें। लिखो, लिखो स्टेटमेंट लिखो। if two elements, लिखो if two elements can combine to form, लिखो if two elements can combine to form more than one compound, लिखो more than one compound, the masses of one element, the masses of one element that combine with fixed mass, that combine with fixed mass of other element are in ratio of a small whole number, are in ratio of a small whole number, are in ratio of a small whole number। दोनों एग्जांपल लिख लो जो मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है, दोनों एग्जांपल लिख लो, तुम अच्छे से रिवीजन कर लो और मुझे बता दो कोई दिक्कत है तो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो फटाफट।
क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? आगे बढ़ू मैं? क्लियर है सबको? दोनों एग्जांपल देख लो। यहाँ हाइड्रोजन फिक्स रखा है हमने, एक बार ऑक्सीजन 16 ग्राम लिया, एक बार ऑक्सीजन 32 ग्राम लिया है। और दूसरी बात कार्बन हमने फिक्स रखा है, एक बार ऑक्सीजन 32 ग्राम लिया, एक बार 16 ग्राम लिया है। मतलब दोनों केस में ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 2:2, मतलब ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा होल नंबर में आएगा। दीप क्लियर हुआ तुम्हारा? दीप क्लियर हुआ? अरित्रो क्लियर हुआ तुम्हारा? अर्पित आज नहीं है ना शायद? अच्छा, क्लियर हुआ? चलो, यस क्लियर हुआ तुम्हारा? यस गोइंका क्लियर हुआ भाई? हाँ सर। चलो ठीक है। जॉडी क्लियर हुआ? मेगा क्लियर हुआ? यस सर। चलो ठीक है। हाँ सर। चलो ठीक है। ये सब लॉ है, थोड़ा पढ़ोगे तो खुद समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ऐसे आईआईटी के लिए सब इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं होता है, बट हमें केमिस्ट्री में बहुत कुछ का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए ये चीज है। दीप क्लियर हुआ तुम्हारा भाई? दीप क्लियर हुआ? Yes sir, yes sir. चलो ठीक है, आराम आराम से चलेंगे। कोई दिक्कत होगा बोल देना भैया, बता दो। Okay. चिंता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यार, हम सब तुम्हारे लिए ही है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट एक और लॉ है जिसको लेके हम लोग जो है वो हम लोग, ये लॉ थोड़ा सा तुमको कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट मैं तुमको बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ। चलो ये मैं तुमको सिंपल तरीके से बताता हूँ क्या है। चलो इसको बोलते हैं, ये लॉ बहुत ही सिंपल है। जैसे फ्रेंड का फ्रेंड समझते हो ना, फ्रेंड का फ्रेंड समझते हो ना, उसी तरह ये फ्रेंड का फ्रेंड टाइप का लॉ है। चलो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सपोज करो कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बना लिया मीथेन गैस, ओके, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बना लिया वाटर, ओके। और अभी देखो यहाँ कार्बन का मास कितना है? 12 ग्राम है, और हाइड्रोजन का कितना है? 4 ग्राम है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ हाइड्रोजन का कितना है? यहाँ हाइड्रोजन का ऐसे लिखो, मास ऑफ कार्बन इज टू मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है तुम्हारा? 12:4। यहाँ मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना बाबू? जल्दी बताओ कितना है? यहाँ है तुम्हारा 2:16 तुम्हारा 16। ओके चलो ठीक है। अब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके मान लो CO2 बना रहा है। अब बताओ मास ऑफ कार्बन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है बच्चों? देखो ये वाला कितना है वैल्यू बताओ? मास ऑफ कार्बन है 12 और ऑक्सीजन है 32। ठीक है, क्लियर है? चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जल्दी बोलो। अभी देखो, अब एक काम करो, तुम ऐसा करो कि यहाँ जो कार्बन का मास है और यहाँ जो ऑक्सीजन का मास है, इनके रेशियो निकालो। मास ऑफ कार्बन बाई मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा बच्चों? 12 बाई कितना आएगा? जल्दी बताओ। 12 बाई कितना आ रहा है? यहाँ जल्दी बोलो कितना आ रहा है? 12/16 आ रहा है। ओके चलो ठीक है। और यहाँ मास ऑफ कार्बन बाई मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ रहा है? 12/32 आ रहा है। इन दोनों का रेशियो निकालो। क्या करो? इन दोनों का रेशियो निकालो, इन दोनों का रेशियो निकालो। ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकालो। MC/MO2 ये रेशियो निकालो, कितना आएगा? 12/16 डिवाइडेड बाई 12/32। वैल्यू कितना आ रहा है? 2:1 आ रहा है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद जो मास का रेशियो है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करने का मास का जो रेशियो है, अगर वो आपस में रिएक्शन कर जाता है तो उन दोनों के बीच में रेशियो सेम रहेगा। मतलब अगर मेरा फ्रेंड, अगर मान लो, चलो सोहम का लेते एग्जांपल, मान लो सोहम का फ्रेंड मान लो तुम्हारा अरित्रो है। ठीक है, क्लियर है? और अरित्रो का फ्रेंड मान लो सपोज करो है कोई दीप है मान लो, तो दीप क्या रहेगा? सोहम का फ्रेंड रहेगा। इसी टाइप का ये फंडा है, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिर से मैं समझाता हूँ, समझा ये रहा हूं मैं कि कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्शन करने के बाद मीथेन गैस बना रहा है, तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है 12:4 है मान लो, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके पानी बना रहा है, यहाँ रेशियो है 2:16। तो इन दोनों में जो रेशियो है कार्बन और ऑक्सीजन का, ये एक रेशियो है, मान लो सपोज कर लो x, मान लो x है। अब कार्बन और ऑक्सीजन अगर डायरेक्टली रिएक्शन करता, यहाँ इसका रेशियो है y, तो अगर मैं x y y को डिवाइड कर दूंगा तो ये कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा, ये हमेशा होल नंबर का सिंपलेस्ट रेशियो रहेगा। इसी को हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये एकदम रटने वाला है, इसका न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए मैं आपको नोट शेयर कर दिया हूं, आप इसको पढ़ सकते हो और आप इसको एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हो, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो लिखो,
स्टेटमेंट लिखो, एग्जाम्पल लिखो, लिखो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लिखो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसमें एग्जाम्पल लिखो, इफ कार्बन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, लिखो इफ कार्बन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म CH4, if carbon react with hydrogen to form CH4, then ratio of mass of carbon and hydrogen is 12:4. Then ratio of mass of carbon and hydrogen is 12:4. If oxygen react with hydrogen, लिखो if oxygen react with hydrogen to form water, लिखो if oxygen react with hydrogen to form water, then mass of hydrogen ऐसे लिखो, ratio of mass of hydrogen and mass of oxygen, then ratio of mass of hydrogen and mass of oxygen is 2:16, is 2:16. So ratio of mass of carbon and mass of oxygen, ratio of mass of carbon and mass of oxygen is 12:16, is 12:16. Now suppose if carbon and oxygen directly react, लिखो if carbon and oxygen directly react to form oxygen, to form carbon dioxide, then ratio of mass of carbon and mass of oxygen, then ratio of mass of carbon and mass of oxygen is 12:32, is 12:32, is 12:32. Now take ratio of ratios, लिखो take ratio of ratios, लिखो now take ratio of ratios, that is whole number, सर क्या बोला आपने? टेक रेशियो ऑफ रेशियो? हाँ, टेक रेशियो ऑफ रेशियोज, मतलब रेशियो का भी रेशियो। ध्यान से देखो, यहाँ रेशियो था ना, ये रेशियो और ये रेशियो को हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा 2:1 आ रहा है। ये ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो। नाउ टेक रेशियो ऑफ रेशियोज, नाउ टेक रेशियो ऑफ रेशियो। ये वर्ड मैं आपको जानबूझ के लिखवा रहा हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे। नाउ टेक रेशियो ऑफ रेशियोज, दैट इज होल नंबर, दैट इज होल नंबर, दैट इज होल नंबर। मतलब तुम जो कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन कर रहा था हाइड्रोजन के साथ, तो वहां जो मास ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो था, और जब डायरेक्टली कंबाइन कर गया तो मास ऑफ कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो था, वो दोनों आपस में होल नंबर होगा। तुम इसको दोबारा पढ़ो, तुमको बहुत ही सिंपल वे में खुद समझ में आ जाएगा। ये बहुत थियोरेटिकल चीज है, इसका कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, और सच पूछो तो एग्जाम में इसका भी कोई लेना देना नहीं है, बट बच्चे को आना चाहिए। सोच लो, कोई डाउट होता तो दोबारा मुझसे पूछ लो। तुम ये पूरा जो स्क्रीन पे है दोबारा सोचो, क्लियर होते जाता है तो मुझे कमेंट यस करते जाओ। सबका कमेंट आ जाएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जल्दी से जल्दी करो, फटाफट। अगर क्लियर होते जाता है तो कमेंट यस करते जाओ, और जिसको दिक्कत है मुझसे दोबारा पूछ लो। दोबारा बताना है, दोबारा बताना है क्या मुझे? दोबारा बताना है? हाँ सॉरी, मैं बता दूँ। चलो फिर से सुन लो। देखो, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके मीथेन गैस बनाया, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके पानी बनाया।
तो इन दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है वो आया 12/16। अब कार्बन ऑक्सीजन जब डायरेक्टली रिएक्शन कर रहा है, इसका मास आ रहा है 12:32। जब इन दोनों का तुम रेशियो लोगे, इन दोनों का जब रेशियो लोगे, ये क्या होगा तुम्हारा, ये क्या होगा तुम्हारा, सिंपलेस्ट रेशियो होगा। क्या होगा तुम्हारा, सिंपलेस्ट रेशियो होगा। क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो होगा। क्लियर है, क्या होगा तुम्हारा, सिंपलेस्ट रेशियो होगा। वो क्या आएगा, होल नंबर में आएगा। वो क्या आएगा, होल नंबर में आएगा। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बताओ, क्लियर है, पक्का? चलो, मतलब जो रेशियो कार्बन और ऑक्सीजन का है जब अलग अलग रिएक्शन कर रहा था, अब जो रेशियो नया आएगा वो भी क्या रहेगा, काइंड ऑफ होल नंबर टाइप में ही रहेगा। काइंड ऑफ क्या रहेगा, होल नंबर टाइप में ही रहेगा। क्लियर हुआ सबको, सबको क्लियर है? जॉडी क्लियर है? मतलब सर इन दोनों रेशियोज का रेशियो जो होगा वो हमेशा होल नंबर होगा। हाँ 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 हाँ, मतलब तुमको मैं ऐसा बता, अगर सोहम अरित्रो का फ्रेंड है, अरित्रो दीप का फ्रेंड है, तो दीप सोहम का फ्रेंड होगा। काइंड ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन की बात, ऐसा तुम सोच सकते हो। इस लॉ का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है ये, मतलब तुम सिंपल वे में खुद पढ़ोगे ना, खुद तुमको समझ में आ जाएगा। तुम इसको खुद पढ़ो, ये जो स्टेटमेंट है खुद पढ़ो, खुद तुमको क्लियर हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। दीप क्लियर हुआ तुम्हारा? दीप क्लियर हुआ? दीप क्लियर हुआ तुम्हारा? चलो, हाँ सर, हाँ सर। सिंपल सिंपल सोचो, फिर से किसी को बोलना है, नॉर्मल सोचो। अच्छा, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है दोबारा? कोई मुझे दोबारा एक्सप्लेन करेगा इस लॉ को? जॉर्डी एक्सप्लेन कर पाओगे अच्छे से? चाहे सोहम एक्सप्लेन कर पाओगे, तुम मेरे को एक्सप्लेन कर पाओगे? सोचो, एक्सप्लेन कर पाओगे? जल्दी बोलो, एक्सप्लेन कर पाओगे? चलो, एक और एग्जांपल से समझा दे क्या? और एक एग्जांपल से समझा दे? चलो, मान लो सल्फर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। चलो, एक और एग्जांपल समझा दें? जल्दी बोलो, समझा दूं? यस। चलो, हाँ सर समझा दीजिए। सल्फर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2S। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? ओके, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2O। अब मेरे को एक बताओ, यहाँ मास का रेशियो क्या है, 2:32। वैल्यू कितना होगा, 2:32 है। यहाँ मास का रेशियो कितना है, 2:16। तो दोनों में सल्फर का रेशियो, सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, ध्यान से देखना, 32/16 है। कितना है, 2:1। ओके, अब सल्फर और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन कर गया, अब क्या बना, SO2। यहाँ सल्फर कितना है, 32:32, मतलब रेशियो कितना है, 1:1। अब हम रेशियो ऑफ रेशियो ले लें, मतलब यहाँ से जो रेशियो आया इसको पकड़ लो x, और यहाँ से जो रेशियो आया इसको पकड़ लो y। तो मैं सिंपल सा x/y निकाल रहा हूँ। तो x/y का वैल्यू देखो तो 2:1 आ रहा है। देखो तो आ रहा है, जल्दी देखो, आ रहा है, हाँ ना, आ रहा है, हाँ सर। ये सुनो, आ रहा है। तो यही चीज मैं समझा रहा था कि जब सल्फर और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन किया, और सल्फर और हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन किया, यहाँ जो रेशियो था दो एलिमेंट का, तो वो जब आपस में रिएक्शन करेगा उनका रेशियो ऑफ रेशियो क्या रहेगा, तुम्हारा होल नंबर रहेगा। अब ये क्लियर है? दो एग्जांपल से क्लियर है सबको? दो एग्जांपल से क्लियर है? जल्दी बोलो, दो एग्जांपल से क्लियर? यस सर। हाँ सर। क्लियर है। देखो, पेशेंस रखना होता है। क्या होता है, क्या होता है कि देखो, कोई चीज टफ है तो टफ है तो तुमको लेना होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि उससे हम भाग जाएंगे, नहीं, हमको नहीं समझ में आ रहा, तुम दोबारा पूछो, 3 बार पूछो, राजीव भी हमको बताइए, हमको ये बताइए चीजों को, जो चीज टफ रहेगा, टफ रहेगा, तुमको लड़ना है। मुझे लड़ने वाले बच्चे चाहिए होते हैं, एकदम फाइट करे अपने प्रॉब्लम से। भागोगे तो हमेशा भागते रहोगे। चलो, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलो, नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है, जल्दी बताओ। देखो, नेक्स्ट है गे-लुसेक लॉ। इसको हम दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, दोबारा हम इसको बाद में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं गे-लुसेक लॉ। ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, कि अगर कोई गैस है, सपोज करो यहाँ गैस है, ठीक है, तो गैस में क्या है, मान लो 4 मॉलिक्यूल, मान लो तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल है n, ठीक है, तो तुम मोल की जगह तुम चाहो तो वॉल्यूम में भी डील कर सकते हो। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, मान लो H2 और Cl2 रिएक्शन करके मान लो HCl बना रहा है, 2HCl बना रहा है, तो तुम ये बोल सकते हो कि ये इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट है 1,
इसका कॉफिशिएंट है 1 और इसका कॉफिशिएंट है 2। हम इसको बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। मतलब ये जो कॉफिशिएंट होता है, जो एटम के पहले या मॉलिक्यूल के पहले जो दिखता है, हम उसको बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। इसको बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट बोलते हैं। जैसे मेरे को बताओ, यहाँ हाइड्रोजन का कितना कॉफिशिएंट है? 1। यहाँ क्लोरीन का कितना कॉफिशिएंट है? 1। और HCl का कितना कॉफिशिएंट है? 2। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल HCl गैस प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, क्लियर है? तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 1 ml क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके 2 ml मेरा HCl गैस तुम्हारा बना दिया, अगर वॉल्यूम में टर्म्स की बात करोगे तो गे-लुसेक लॉ यही बोलता है कि जो चीज आप मोल में सोच सकते हो, वही चीज आप वॉल्यूम में भी सोच सकते हो। तो ये जो कॉफिशिएंट है, हम इसको बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। जैसे मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। लेट्स से सपोज करो, और एक एग्जांपल ले लो, मान लो और एक एग्जांपल ले लो। मान लो मैं बोलूं कि ये N2 है और ये H2 है और ये बना लिया एमोनिया, ये NH3 बना लिया। आप इसका कॉफिशिएंट बैलेंस कर दो, इसको बैलेंस कर लो तो 2 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। तो N2 का कॉफिशिएंट कितना है? स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है? सब लोग जल्दी बताओ। N2 का स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है? जल्दी बोलो। N2 का 1 है। ओके, अच्छा, हाइड्रोजन का स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है? जल्दी बताओ। 3 है। ओके, अमोनिया का स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है? जल्दी बताओ। 2 है। ओके, चलो ठीक है। ओके, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल एमोनिया बना लिया। बोल सकते नहीं बोल सकते? जल्दी बताओ। क्या बोल सकते हो बच्चों? जल्दी बोलो। बोल सकते हो? यस, लिख लो। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, लिखो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन will react with 3 mole of hydrogen, 3 mole of hydrogen to give 2 mole of ammonia, to give 2 mole of ammonia, provided, देखो provided complete reaction, provided complete reaction, provided complete reaction, provided complete reaction, provided complete reaction. Similarly, according to Gay-Lussac law, लिखो similarly according to Gay-Lussac law, we can deal this thing, लिखो we can deal these things, we can deal these things in terms of volume also. We can deal these things in terms of volume also. मतलब we can say 1 volume, 1 VOL react with 3 VOL of H2 to form 2 VOL. आप ऐसा ही बोल सकते हो 1 ml will react with 3 ml of H2 to form 2 ml of NH3 अमोनिया। इसी को गे-लुसेक लॉ बोलते हैं। इसको फर्दर और समझेंगे हम लोग, और चीज के बारे में समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट है? जल्दी बताओ। यहाँ तक किसी को डाउट है बच्चों? यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। यहाँ तक किसी को डाउट है? जल्दी बोलो। नहीं सर। यहाँ तक किसी को डाउट है? चलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। कोई दिक्कत है? करे आगे? क्लियर हो गया? स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्लियर है? जल्दी बोलो। स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्लियर है? क्या है? चलो एक एग्जांपल और बताओ, और एक एग्जांपल बताओ। इधर देखो, ये H2 है, ये Cl2 है और ये HCl है। बैलेंस करो, इसको 2 बोल सकते हैं। इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या? चलो अच्छे बताओ। और एग्जांपल ले लो। H2 है, I2 है, ये है 2HI। सबका कोएफिशिएंट लिखो। इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? जल्दी बताओ। इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? H2 का जल्दी बताओ। यहाँ क्या है? 1। क्या दिख रहा है पहले? 1। यहाँ Cl2 का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1। HCl का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2। बोलोगे सर ये नाम कैसे पड़ा? देखो, ये ग्रीक वर्ड से आया है। स्टाइकोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? स्टाइको का मतलब होता है एलिमेंट, स्टाइको का मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है ना, क्लियर? इसीलिए नाम पड़ा स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कभी कभी आप स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मोल भी बोल सकते हो। वी कैन से
1 mole of hydrogen can react with 1 mole of Cl2 give 2 mole of HCl gas. Similarly यहाँ stoichiometric coefficient 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। मान लो मैं N2 plus O2 रिएक्शन करके मान लो NO2 बना लिया, क्लियर है। अभी मैं इसको बैलेंस करने के लिए हाफ लिख दूं, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है जल्दी बताओ। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, हाफ है। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है तुम्हारा, 1 है। ये क्लियर होना चाहिए। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा बैलेंस केमिकल रिएक्शन में ही सोचेंगे। बैलेंस केमिकल रिएक्शन करने के बाद ही हम लोग उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलेंगे। आप मोल भी चाहो तो बोल सकते हो। जनरली क्या होता है, जो मोल होता है वही स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, बट कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि वो इक्वल ना हो। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको हम लोग कभी-कभी स्टोइकोमेट्रिक चैप्टर का भी नाम दे सकते हैं। जैसे कभी-कभी मान लो क्या होता है कि कहीं-कहीं आपको दिखेगा स्टोइकोमेट्रिक चैप्टर का नाम है स्टोइकोमेट्रिक, तो आप इसका मतलब पूरा मोल से रिलेटेड जो भी चीज है हम इसमें डील कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है जल्दी बताओ। यहाँ तक किसी को डाउट है बच्चों, यहाँ तक किसी को डाउट है? चलो अभी लिखो, लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ गैस। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ गैस, आपको पता है कि जनरली 3 टाइप का स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और आपको पता है प्लाज्मा भी होता है, फर्माइनिक भी होता है, बोस-आइंस्टाइन भी होता है। मतलब जनरली 5-6 टाइप का भी स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, बट हमारे सिलेबस में सॉलिड, लिक्विड, गैस ही है। चलो गैस में आपको पता है कि मान लो ये अपना कंटेनर है। क्या क्या स्टेट ऑफ मैटर बोला आपने? चलो क्या क्या हो सकता है, सॉलिड बचपन में पढ़े होगे, लिक्विड, नहीं सर, ये 3 छोड़कर सर आपने कुछ बोला होगा। प्लाज्मा, प्लाज्मा, सर एक होता है बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। हाँ वही तो बोल रहा बाबू, ठीक है क्लियर है। आगे फर्माइनिक, ये भी होता है। ये 6 टाइप का स्टेट पॉसिबल है पूरी दुनिया, पूरे यूनिवर्स में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन, फर्माइनिक। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ सॉलिड, लिक्विड, गैस है, जिसके बारे में हम लोग रीड करेंगे धीरे धीरे। हर चैप्टर वाइज अलग अलग आएगा, ये लिख सकते हो एक्स्ट्रा के लिए। मैं दोबारा आपको गैस में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। सर वाटर का प्लाज्मा फॉर्म है? यहाँ धरती पे एग्जिस्ट नहीं करता है, बट एग्जिस्ट कर सकता है। इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, बट हमारे अर्थ पे तो एग्जिस्ट नहीं करता है जितना तक मेरा नॉलेज है। बट तुमको दूसरे यूनिवर्स में कहीं होगा तो कुछ बोल सकते हैं, अलग बोल सकते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट। तो देखो गैस होता है तो आपको पता है कि गैस के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, आपको पता है। तो ये कंटेनर के अंदर क्लोज है, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा कोलाइड करेगा, ये सब करेगा, ठीक है क्लियर है। तो देखो गैस जो होता है वो हम लोग 2 टाइप का गैस बोलेंगे। अभी हम लोग जो है चीज समझें कि गैस हम लोग 2 टाइप से सोचेंगे। एक सोचेंगे आइडियल गैस और एक सोचेंगे रियल गैस। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है, मैं मीनिंग आपको समझाता हूँ। देखो आपको पता है कि गैस के अंदर क्या होंगे, अभी सी बात है, अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन का गैस है तो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, नाइट्रोजन का एटम्स होगा। तो ये कंटेनर है, ये कंटेनर है। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये एटम है, ये जाके कंटेनर पे कोलाइड करेगा। अब कोई भी चीज कोलाइड करता है, तो कोई भी चीज कोलाइड करेगा तो क्या डेवलप करता है, फोर्स डेवलप करता है। और अगर उसको एरिया से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। मतलब गैस क्या करता है, आपका प्रेशर एग्जर्ट करता है। क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है कंटेनर पे। क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। दूसरी बात क्या है कि आपको पता है कि गैस का वॉल्यूम क्या होता है। गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। जनरली आप लोग पढ़ते हो कि जो वॉल्यूम होता है कंटेनर का, वही वॉल्यूम होगा आपका गैस का। उसके बाद आपको पता है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा कि कितना रैंडम है। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा कोलाइड करेगा कंटेनर पे, क्योंकि एनर्जी गेन करता है। अगर मैं तुम्हारे अंदर हीट डाल दूं तो तुम्हारे अंदर क्या होगा, और ज्यादा गर्मी डेवलप होगा। तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा मॉलिक्यूल क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा रैंडम मोशन करेगा। तो टेम्परेचर का भी फैक्टर है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि आपने 9-10 में पढ़ा होगा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है। ये आइडियल गैस का इक्वेशन है। ये क्या है, आइडियल गैस का इक्वेशन है। ये क्या है, आइडियल गैस का इक्वेशन है। सबसे पहले समझते हैं पी क्या है। पी आपका प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम है, एन क्या है, मोल है, आर क्या है, एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, टी क्या है, टेम्परेचर है। अब मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूं कि होता क्या है। सबसे पहले एक बात आप समझो कि मान लो ये गैस है, ये कंटेनर है,
और ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये गैस का मॉलिक्यूल है, एटम है, ऐसा सोचो। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बोलूं फ्री वॉल्यूम, अगर मैं बोलूं फ्री वॉल्यूम, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा माइनस कर देंगे ये जो गैस का वॉल्यूम होगा, क्योंकि गैस का भी क्या होगा, साइज होगा। तो अगर आप बोलोगे फ्री वॉल्यूम बोलोगे, तो फ्री वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम है माइनस ये जो एटम का वॉल्यूम होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फ्री वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई ये जो एटम्स है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो आप बोल सकते हो कि जो फ्री वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर है। ये सुनो जल्दी बोलो, जो फ्री वॉल्यूम है वो क्या है, कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि एटम या मॉलिक्यूल का जो साइज है वो इतना नेग्लिजिबल है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब फ्री वॉल्यूम होता है कि गैस जहां जहां मूव कर सकता है। तो आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, सेम एज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा। जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, मैं आपको लाइव एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो ये मेरा रूम है, एग्जांपल सोचो। तो इस रूम का वॉल्यूम मान लो है एग्जांपल 500 सेंटीमीटर क्यूब, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि मेरे को फ्री वॉल्यूम बताओ जहां मैं घूम सकता हूँ। तो आप बोलोगे ठीक है भैया, आप एक काम करो, अपना स्पेस सोच लो, आपका स्पेस मान लो 20 है, तो आप फ्री वॉल्यूम कितना बोलोगे, 500 माइनस 20 बोलोगे, बिकॉज आप भी तो स्पेस ले रहे हो। तो मैं बोलूं कि भाई मेरा साइज बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही छोटा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ठीक है, जो वॉल्यूम फ्री वॉल्यूम है वो सेम एज क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, क्योंकि मेरा साइज नेग्लिजिबल है। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, एटम का साइज और मॉलिक्यूल इतना नेग्लिजिबल मान रहे हो, इतना ज्यादा नेग्लिजिबल मान रहे हो कि आप उसका वॉल्यूम खुद का, उसका स्पेस कंसीडर नहीं कर रहे हो। मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। आप पहला अजम्पशन कर रहे हो कि साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल विल बी वेरी वेरी स्मॉल और नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू साइज ऑफ कंटेनर। दूसरा, अभी मान लो इस रूम में मेरे टाइप का 2-3 इंसान और है, तो आपको पता है कि हम लोग के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। उसी तरह एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या करेगा, अगर मैं दीवार में जाके टकराता, मान लो मैं दीवार में जाके टकरा जाता, लेकिन कोई मेरे को पहले से खींच रहा होता, तो ऑब्वियस बात है मैं दीवार में जाके कम टकराऊंगा। मतलब मेरा जो प्रेशर एग्जर्ट करने का टेंडेंसी है इस वॉल पे वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हम दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, तो आप बोल सकते हो कि जो प्रेशर है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर नेग्लिजिबल है, इसका मतलब प्रेशर क्या होगा, एक अलग होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल नहीं है तब क्या होगा, प्रेशर अलग होगा। तो आइडियल गैस का मतलब क्या होता है कि आप मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आप नेग्लिजिबल ले रहे हो। और दूसरा, साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल क्या कर रहे हो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान रहे हो एज कंपेयर टू साइज ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अगर ये दोनों अजम्पशन आप फॉलो करते हो, उस गैस को हम लोग बोलेंगे आइडियल गैस, और उसके लिए आप लगा सकते हो पीवी इक्वल टू एनआरटी। मतलब आइडियल गैस का मतलब क्या हुआ, फिर से मैं समझाता हूँ। आइडियल गैस का मतलब क्या है, आइडियल गैस का मतलब है कि साइज ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, साइज ऑफ एटम इज क्या, एटम्स आर नेग्लिजिबल क्या है, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू साइज ऑफ कंपेयर, मतलब एज कंपेयर टू साइज ऑफ कंटेनर। मतलब कंटेनर के कंपैरिजन में क्या है, उसका साइज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। दूसरा अजम्पशन क्या है कि देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारा मॉलिक्यूल या एटम के बीच में नहीं है। अगर ये दोनों अजम्पशन को आप लेके चल रहे हो तो आप इसको बोलोगे आइडियल गैस। लिख लो स्टेटमेंट, आइडियल गैस। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है, जल्दी बताओ, क्या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है, क्या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है? नहीं, रियलिटी में आइडियल गैस कभी पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली रियलिटी में आइडियल गैस पॉसिबल नहीं है। आइडियल को हम लोग परफेक्ट गैस भी बोलते हैं। तो पता है आपको, परफेक्ट तो सिर्फ आमिर खान है और तो कोई है नहीं। तो ऑब्वियस बात है आइडियल कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कभी भी आइडियल पॉसिबल नहीं। लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस, लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस इज assumption, लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस इज assumption, लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस इज assumption, लिखो
size of atoms, लिखो, size of atoms are negligible as compared to size of container, as compared to size of container. Second, there is no intermolecular force of attraction between atoms or molecule. There is no intermolecular force of attraction between atoms और molecule. ये दोनों assumption रहेगा, हम उसको बोलेंगे आइडियल गैस। और आइडियल गैस के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं? आइडियल गैस के लिए हम लोग लगा सकते हैं तुम्हारा सिंपल सा PV इक्वल्स टू nRT। चलो, P का मतलब क्या है? P का मतलब है प्रेशर। क्लियर है? अच्छा, प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है जल्दी बताओ। प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है जल्दी बताओ। प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है जल्दी बताओ। प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है? प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है जल्दी बोलो। प्रेशर लिखो, वेट है गैस का, वो तो प्रेशर दे रहा है। बिल्कुल, लिखो प्रेशर, पहला टर्म लिखो प्रेशर। प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है? ड्यू टू कोलिजन। कोलिजन किसके बीच में? कंटेनर और मॉलिक्यूल के बीच में। मतलब क्या हो रहा है कि सपोज करो ये मेरा रूम है, मान लो, फिर से सुनो, मान लो ये रूम है और मैं सपोज कर लो कुछ ले लेता हूँ, मान लो ये कॉइन ले लेता हूँ, चलो ठीक है, ये गैसियस एटम है, ये जाएगा इस पे कोलाइड कर रहा है, देखो कोलाइड कर रहा है, मान लो ये कोलाइड कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो गैसियस एटम है ये जाके कोलिजन करेगा तो फोर्स क्रिएट करेगा, क्योंकि मोमेंटम चेंज होगा। फिजिक्स से सोचो, मोमेंटम चेंज होगा और मोमेंटम चेंज होगा मतलब फोर्स आएगा। फोर्स अगर आएगा इसका मतलब क्या आएगा? प्रेशर आएगा, बिकॉज एरिया से डिवाइड कर दोगे। तो प्रेशर क्या होता है? जब ये गैसियस एटम जाके कंटेनर पे कोलाइड करेगा तो वो जो डेवलपमेंट होगा दैट इज कॉल्ड प्रेशर। चलो, प्रेशर का यूनिट क्या होगा बच्चों? प्रेशर का यूनिट होगा एटीएम। किसमें मेजर करेंगे? जनरली एटीएम में मेजर करेंगे, ठीक है, क्लियर है। मैं आपको बता देता हूँ, प्रेशर को जो मेजर करते हैं वो डिवाइस को, उसको बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। और मोनोमीटर से हम लोग इसको मेजर करते हैं। बैरोमीटर नाम का डिवाइस होता है, उससे हम लोग मेजर करते हैं प्रेशर को। तो मैं आपको बता देता हूँ, बैरोमीटर में बैरोमीटर में क्या होता है? मरकरी होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं 1 atm इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg। क्या पढ़ते हैं? 1 atm इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg, ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर तुम 760 मिलीमीटर का अगर मरकरी का हाइट ले लोगे, वो जो वैल्यू होगा वो 1 atm के बराबर होगा। एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 atm का मतलब होता है 760 mm ऑफ Hg। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 76 मीटर भी लिख सकते हो। आप इसको SI यूनिट में लिख सकते हो 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। और इसको आप चाहो तो पास्कल भी लिख सकते हो, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हो। या इसको चाहो तो बार भी लिख सकते हो, 1.013 बार भी लिख सकते हो। या चाहो तो इसको लिख सकते हो 760 टॉर भी लिख सकते हो। ये सब प्रेशर मेजर करने का तरीका होता है। बट हमारे सिलेबस में जनरली सिर्फ एटीएम का फॉर्म आएगा। 1 atm इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या इसको 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, या इसको बोल सकते हो एसआई यूनिट में बोल सकते हो 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या बोल सकते हो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल बोल सकते हो, या 1.013 बार बोल सकते हो, या 760 टॉर बोल सकते हो। ये पूरा प्रेशर का यूनिट होता है। तो जल्दी से बताओ प्रेशर का कौन कौन सा यूनिट है, जल्दी बोलो, सब लोग बोलो प्रेशर का कौन कौन यूनिट है? एटीएम है, पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, बार है, टॉर है। तो मेरे को बताओ 1 atm का मतलब हाउ मेनी Hg, जल्दी बताओ कि क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा। 1 atm का मतलब कितना एम ऑफ Hg है? कितना होगा? सब लोग रिप्लाई करो, सब लोग बोलो, सब लोग अनम्यूट करके बोलो मेरे साथ। 1 atm का मतलब ठीक है। अच्छा, कितना बार पॉसिबल है? कितना बार पॉसिबल है? 1.013 बार। अच्छा, पास्कल कितना पॉसिबल है? कितना पास्कल पॉसिबल है? 1.013 × 10⁵ पास्कल। अच्छा, कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पॉसिबल है? कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पॉसिबल है? 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, प्रेशर कैसे डेवलप हो रहा है गैस में? प्रेशर कैसे डेवलप हो रहा है गैस में? ड्यू टू कोलिजन ऑफ एटम विद द कंटेनर। कैसे डेवलप हो रहा है? ड्यू टू कोलिजन ऑफ एटम्स इन द कंटेनर। ओके, दूसरा क्या? वॉल्यूम। दूसरा क्या? वॉल्यूम। दूसरा क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या लोगे, जल्दी बोलो, वॉल्यूम क्या लोगे? कंटेनर के बराबर लोगे, क्योंकि हम लोग आइडियल गैस मान के चल रहे हैं।
तो वॉल्यूम किस में मेजर करेंगे? लीटर में भी मेजर कर सकते हो या मीटर क्यूब में भी मेजर कर सकते हो। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है? 1000 सीसी के बराबर होता है, या 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ क्या मीटर क्यूब भी लिख सकते हो? ये नो जल्दी बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, पता है ना सबको? सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब हाँ हो गया। सर। अच्छा हाँ 1 डेकामीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है? 1 लीटर होता है। ओके, अच्छा एन का मतलब क्या है? एन का मतलब क्या है बच्चों? एन का मतलब है मोल। यहाँ एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है मोल। ठीक है, मोल सबको पता है कैसे निकालते हैं? ग्राम बाई मोलर मास करके निकालते हैं। अच्छा आर का मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये आर का मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका डेरिवेशन मैं कभी बाद में आपको बताऊंगा। इसका वैल्यू होता है 0.0821 किसमें? लीटर एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय मोल इनटू के। मतलब जब आप वॉल्यूम लोगे लीटर में और जब आप प्रेशर लोगे एटीएम में, ये जो वैल्यू आएगा वो 0.0821 आएगा। और अगर आप आर का वैल्यू 8.314 लेते हो तो क्या आएगा? वॉल्यूम किसमें आएगा? वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में, प्रेशर आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। वॉल्यूम किसमें आएगा? मीटर क्यूब में आएगा, और प्रेशर आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और मोल का यूनिट मोल होता है और टेम्परेचर यूनिट हमेशा केल्विन होता है। तो 8.314 को आप बोल सकते हो जूल, जूल बाई मोल इनटू के भी बोल सकते हो। मतलब आर का वैल्यू 8.314 कब लेना है? जब आप प्रेशर को लोगे पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम को लोगे मीटर क्यूब में, तो ये जो वैल्यू आएगा 8.314 आएगा। और आर का वैल्यू 2 होता है कैलोरी के केस में। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल के आसपास होता है। तो ये तीनों यूनिट आपको पता होना चाहिए। हमारे केमिस्ट्री में क्या होगा? केमिस्ट्री में हम लोग ये वाला चीज लेंगे, फिजिक्स में ये वाला लेंगे। एकदम अच्छे से लिख लो, फिजिक्स में ये वाला हमको लेना है और केमिस्ट्री में ये वाला हमको लेना है। एकदम अच्छे से क्लियर कर लो। देखो केमिस्ट्री में हम लोग वॉल्यूम लीटर में लेंगे और प्रेशर एटीएम में लेंगे, और फिजिक्स में जनरली एसआई यूनिट में बात करते हैं तो प्रेशर किस में लेंगे? प्रेशर हम लोग लेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम लेंगे मीटर क्यूब में। और ये कभी कभी हम लोग केमिस्ट्री में भी लेंगे, मतलब क्लास 12 में कैलोरी बाय मोल इनटू के। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ये फिक्स वैल्यू आपको याद करना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? चलो मेरे साथ बाहर में जा। बोलो 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 बोलो। हाँ चलो सब लोग एक साथ बोलो, आर का वैल्यू क्या होगा? केमिस्ट्री में आर का वैल्यू क्या होगा? जल्दी बताओ, आर का वैल्यू क्या होगा? सब लोग अनम्यूट करके बोलो, आर का वैल्यू क्या होगा? 0 आर का वैल्यू क्या होगा बच्चों? सब लोग बोलो एक साथ, म्यूट अनम्यूट करके बोलो, आर का वैल्यू क्या होगा? आर का वैल्यू क्या होगा? 0.0821। सब लोग बोलो एक साथ, आर का वैल्यू 0.0821। मेरे साथ रटो जल्दी से, आर का वैल्यू 0.0821। सब लोग बोलो एक साथ, आर का वैल्यू क्या होगा? 0.0821। सब लोग का माइक में चेक करते रहता हूँ, मुझे दिखता नहीं कि आप लोग ओपन करते हो, बिल्कुल गलत आदत है। सब लोग एक साथ अनम्यूट करेंगे, एक साथ जोर से बोलो, आर का वैल्यू क्या है? जल्दी बताओ, आर का वैल्यू क्या है? 0.0821। 0.0821। चलो अच्छा, ये कब होगा आर का वैल्यू 0.0821? कब? जब प्रेशर किसमें लेंगे? प्रेशर किसमें लेंगे? एटीएम। प्रेशर किसमें लेंगे? एटीएम। एटीएम। अच्छा, और वॉल्यूम किसमें लेंगे? लीटर। लीटर। अच्छा अच्छा, आर का वैल्यू 8.314 कब लेंगे? आर का वैल्यू 8.314 कब लेंगे? जब वॉल्यूम मीटर क्यूब में वॉल्यूम लेंगे और मीटर क्यूब प्रेशर और प्रेशर पास्कल न्यूटन में। पर मीटर स्क्वायर। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को जूल बोलते हैं ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को जूल बोलते हैं ना। उसी तरह 8.314 को हम लोग 8.314 जब लेंगे तो जूल भी बोल सकते हैं, जूल बाई मोल इनटू के। चलो कैलोरी में क्या होगा आर का वैल्यू? आर का वैल्यू कैलोरी में क्या होगा बच्चों? आर का वैल्यू कैलोरी में क्या होगा? 2 कैलोरी। कैलोरी में क्या 2 होगा? कैलोरी। चलो लिख लो यहाँ से, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है। कन्वर्जन हमने कर लिया यहाँ से। सब ये क्या है? एनर्जी का यूनिट है। अच्छा टेम्परेचर किसमें लोगे? टेम्परेचर किसमें लोगे? टेम्परेचर किसमें लोगे? हमेशा टेम्परेचर किसमें लेना है? केल्विन में लेना। लिखो टेम्परेचर हमेशा क्या लेना है? केल्विन में लेना है। तो अगर मेरे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन का मतलब क्या होगा? 273 प्लस 25 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 273.15। ठीक है,
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे, 273 भी लिख सकते हैं, 275 1.5 की जगह 273 भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर हमेशा किसमें लेना है, एब्सोल्यूट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, हमेशा केल्विन में लेना है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, जल्दी बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन जल्दी से बताओ क्या है, पीवी इक्वल्स टू, आइडियल गैस इक्वेशन क्या, पीवी इक्वल्स टू, फिर से बोलो, पीवी इक्वल्स टू, आइडियल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, R into T। अरे आइडियल गैस इक्वेशन क्या, पीवी इक्वल्स टू क्या, पीवी इक्वल्स टू क्या, जल्दी बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, नंबर ऑफ मोल्स इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू टेंपरेचर। हाँ हाँ, मतलब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी ऐसे बोलो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी बोलो, काफी है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी बोलो। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो। चलो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आइडियल गैस में क्या क्या अजम्पशन हमने लिया था, सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आइडियल गैस में हमने क्या क्या अजम्पशन लिया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आइडियल गैस में हमने क्या क्या अजम्पशन लिया था, क्या क्या अजम्पशन लिया था। Sir, size of atoms are negligible as compared to size of container. हाँ हाँ हाँ, और Number two, Number of, intermolecular force of attraction inter- between it's atoms almost- or molecules are there is negligible. no internet बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं उन दोनों अप्रोक्सीमेशन को अगर मैं यूज नहीं करता तो कौन कौन से टर्म में चेंज होता, जल्दी बताओ, कौन कौन से टर्म में चेंज होता, अगर मैं उन दोनों अप्रोक्सीमेशन को कंसीडर नहीं करता तो कौन कौन से टर्म में चेंज होता। Pressure or volume. शाबाश, वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। वो जो इक्वेशन होगा कौन सा होगा, रियल गैस होगा या आइडियल गैस होगा, रियल गैस होगा आइडियल गैस होगा, वो रियल गैस हो जाएगा सर। शाबाश, वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। इसी को हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में, रियल गैस में। ओके नेक्स्ट लिखो, एसटीपी कंडीशन, लिखो एसटीपी कंडीशन। एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, standard temperature. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि प्रेशर आपको लेना है 1 atm या 1 बार, आप कुछ भी ले सकते हो, 1 atm 1 बार अप्रोक्सीमेटली सेम है। और टेम्परेचर क्या लेना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है, दैट इज 273 केल्विन लेना है। ओके, तो मेरे को पता करना है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, मतलब अगर मैं 1 मोल कोई गैस लूं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, आइडियल गैस सपोज करके, आइडियल गैस सपोज करेंगे तो पीवी को एनआरटी लगा दो। ओके चलो, प्रेशर का वैल्यू कितना है 1 है, ओके वॉल्यूम निकालना है, रहने दो। एन का वैल्यू कितना है 1 है, और आर का वैल्यू कितना है 0.0821, और टेम्परेचर का वैल्यू कितना है 273। सब लोग वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ तो जल्दी से बताओ क्या आ रहा है वैल्यू, सब लोग कैलकुलेट करके बताओ वैल्यू क्या आ रहा है, क्या आएगा वैल्यू, 22.4 लीटर आएगा, चेक करके बताओ जल्दी से, 22 पॉइंट कितना आएगा, देखो तो 4 लीटर आ रहा है, चेक करो तो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, आ रहा है, चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो सब लोग, मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो आ रहा है, देखो अच्छे से, आ रहा है वैल्यू, देखो चेक करो आ रहा है, Yes sir, 22 चलो ठीक है, 22.423. चलो लिखो, लिखो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, लिखो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस at STP is 22.4 liter, at STP is 22.4 liter, at STP is 22.4 liter. Volume of 1 mole of gas at STP is 22.4 liter। और इसको ml में कन्वर्ट करो कितना, 22,400 बोल सकते हो, 22,400 बोल सकते हो, यस 22,400 ही बोल सकते हैं। ओके चलो, अच्छा अगर मेरा एसटीपी कंडीशन मेंशन है, मेरा एसटीपी कंडीशन मेंशन है, तो मान लो मेरे पास, लिखो क्वेश्चन लिखो, सपोज वी हैव कलेक्टेड, लिखो वी हैव कलेक्टेड 11.2 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी, देन मोल क्या होगा, कोई मेरे को बता सकता है कितना मोल होगा, कितना मोल होगा, कोई मेरे को बता सकता है,
अगर मेरा 11.2 लीटर अगर मेरा गैस है STP पे, तो उसका मोल कितना होगा? कोई मेरे को बता सकता है मोल कितना होगा? हाफ मोल होगा। कैसे करोगे? यूनिटरी मेथड। एक मोल का वॉल्यूम है 22.4 मतलब 22.4 है, तो इसको क्या करोगे? हाफ मोल हो जाएगा। क्लियर है? तो आप एक फॉर्मूला और लिख सकते हो चाहो तो, सिंपल सा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे? 22.4 कर दोगे। कितना कर दोगे? 22.4 कर दोगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? तो क्या मोल मिल जाएगा। देखो क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा हम लोग को। क्लियर है? आपको कोई दिक्कत? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो एक और चीज सुनो, एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो। दूसरा है एनटीपी। एनटीपी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एनटीपी का मतलब क्या? लिखो एनटीपी। एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिखो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैं आपको बताता हूँ दो तरीके से, आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे अगर तुम बोलोगे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के लिए अगर बोलते हो या जीके के लिए बोलते हो, तो क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं और प्रेशर क्या लेते हैं? 1 atm लेते हैं। बट हम लोग के सिलेबस में क्या होता है? एनटीपी और एसटीपी फॉर IIT JEE, फॉर JEE एंड नीट, हम लोग क्या करेंगे? एनटीपी को एसटीपी के बराबर मानेंगे। एनटीपी सेम एज एसटीपी। नॉलेज के लिए क्या होता है? टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, मतलब जो मतलब रूम टेम्परेचर रहता है उसको लेते हैं। 25 नहीं बोल सकते, रूम टेम्परेचर बोल सकते हैं, जो जनरली 25 रहता है। बट जेई और नीट के लिए, एग्जाम के लिए, एनटीपी दे या एसटीपी दे, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। एनटीपी दे या एसटीपी दे, दोनों का मीनिंग क्या रहेगा? सेम रहेगा। दोनों का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? सेम लेंगे। क्या रहेगा? सेम लेंगे। क्या रहेगा? सेम लेंगे। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो, क्लियर है? ओके। मतलब अगर नॉलेज, देखो मैं आपको दोनों, मैं आपको नॉलेज के लिए भी बताऊंगा और जेई के लिए भी आपको बता दूंगा कि जेई वाले क्या बोलते हैं। चलो आगे एक और होता है एसएटीपी। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। लिखो स्टैंडर्ड। इतना कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। मेरे नोट से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर मिल जाएगा तो मेरे को बस बता देना कभी कि सर आपके नोट से बाहर आ गया, मैंने आपको पूरा केमिस्ट्री का पढ़ाया तो। ठीक है, क्लियर है? कभी भी आपको बाहर नहीं मिलेगा, बस आपको बस फॉलो करते रहना है। तो स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है एकदम फिक्स, और प्रेशर लेना है 1 atm। अब मेरे को बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा? चलो वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम कितना होगा एक मोल गैस का? तो एक मोल के लिए हम लोग निकालते हैं पीवी को NRT, आप लोग कैलकुलेट करो। प्रेशर 1 atm है, वॉल्यूम निकालना है, मोल 1 है, और आर का वैल्यू है 0.0821 और टेम्परेचर है 298। मेरे को बताओ कितना वैल्यू आ रहा है वी का? कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है वैल्यू वी का। बताओ मेरे को कितना आ रहा है, कितना आ रहा है वी का? चेक करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बोलो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, जल्दी बोलो। कितना आ रहा है जॉडी तुम्हारा? जॉडी कितना आ रहा है बोलो तो? 24.4। शाबाश, 24.8 के आसपास आ रहा होगा। 4 नहीं, 24.8 सब 24.436। 436। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्सीमेटली 24.436। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, इतना ये याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही दे दिया। ठीक है ना, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है एसएटीपी, कहीं सुनना तो बस चिपका देना। क्लियर है? अच्छा लिखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो। लिखो फाइंड, लिखो फाइंड नंबर ऑफ CO2 and weight। देखो फाइंड नंबर ऑफ CO2 and weight if volume at STP is 11,200 ml। 11,200 ml मतलब अगर 11,200 ml दे दिया है तो मेरे को पता करना है CO2 कितना है और वेट कितना है। सब लोग चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, चैट बॉक्स में लिख दो।
सब लोग कैलकुलेट करके चैट बॉक्स पे लिख दो फटाफट। कितना आ रहा है? बिना देख के बता सकते हो, बिना कैलकुलेशन के भी बता सकते हो, खुद से बता सकते हो, सोचो जल्दी से। कितना आ रहा है वैल्यू? कितना आ रहा है वैल्यू, जल्दी बताओ। कितना आ रहा है वैल्यू? चलो अर्पित, लेट क्लास में आज क्यों घुसे भाई? लेट नहीं घुसना अर्पित, कभी भी टाइम पे घुसना है क्लास। चलो ठीक है, और कोई और देवासिनी, देखो तो आंसर आया तुम्हारा। कितना आ रहा है? और किसी का आंसर? एक ही बच्चे का अभी तक आया, अर्पित का। और किसी का? चलो मोल कितना है, कितना मोल आ रहा है, जल्दी बताओ पहले। मोल कितना है, मोल कितना आ रहा है, मोल कितना आ रहा है? मोल 1 आ रहा है, सोच लो अच्छे से। मोल 1 आ रहा है, ठीक है। 0.5 11,200 बाई डिवाइडेड बाई 22,400। मोल कितना आ रहा है? हाफ आ रहा है, मोल हाफ आ गया। मोल का दूसरा फॉर्मूला क्या है? मोल का दूसरा फॉर्मूला है गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास, मतलब वेट कितना आ गया? 22 ग्राम आ गया। ओके, और नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आ गया? हाफ इंटू अवोगाड्रो नंबर। स्वाहा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? कितने लोगों का सही था कमेंट यस कर दो। जिन लोगों का सही था कमेंट यस कर दो। यहाँ से सही था कमेंट यस कर दो, फटाफट कमेंट कर दो, यस कर दो। और इंटरेक्शन करो आप लोग। चलो यस तुम्हारा आया था आंसर, मेगा तुम्हारा आया था। आया था आंसर किसी का, मतलब 2 लोग का आया था, और किसी का? चलो क्लियर सबको? एक और क्वेश्चन करो फटाफट, देखो एक और क्वेश्चन करो। लिखो फाइंड, देखो फाइंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP if 12.04 into 10⁻23 helium atoms are present. फास्ट, जल्दी से फटाफट, जल्दी निकाल के बताओ कितना वॉल्यूम होगा। कितना वॉल्यूम होगा चेक करो। कमेंट करो जल्दी से। हाँ ठीक है, और सब लोग कमेंट, मैं चाहता हूँ सब लोग कमेंट करो, जल्दी करो। चलो
चलो ठीक है, बिल्कुल। मोल कितना आ रहा है? मोल कितना आ रहा है? मोल के लिए सिंपल सा एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। मोल कितना आ रहा है बाबू? Sir, 2 moles. 2 मोल आ रहा है। अच्छा, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4, तो 2 मोल का कितना होगा? इंटीमेटेड 44.8 लीटर। क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छोड़ दोगे? क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छोड़ दोगे? जल्दी बोलो, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना भाई? Sure. चलो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तब बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। चलो चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे दिक्कत, आखिरी क्वेश्चन बस। इधर देखो, मान लो मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर मैं 1 मोल लेता हूं तो मेरे को पता करना है कैल्शियम का कितना वेट होगा, कार्बन का कितना वेट होगा, ऑक्सीजन का कितना वेट होगा। मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप 1 मोल लोगे मतलब कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा? 100 ग्राम होगा, जिसमें से कैल्शियम कितना होगा बच्चों? 40 ग्राम होगा, सबको पता है। कार्बन कितना होगा? 12 ग्राम होगा, सबको पता है। ऑक्सीजन एटम कितना होगा? आपको पता है, 48 ग्राम होगा। अच्छा, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम कितना बोलोगे? एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा? एवोगाड्रो। एक आदमी के पास एक हाथ, एक आदमी के पास एक सर, ठीक क्लियर है। और तुम्हारा सपोज कर लो, ठीक है क्लियर है, और तुम्हारा 3 ऑक्सीजन एटम और 1 कार्बन एटम। अच्छा, इधर कितना होगा? 3 into n है, ठीक है क्लियर है, ऑक्सीजन एटम। अच्छा, कोई मॉलिक्यूल बोलता तो इसको 2 से डिवाइड कर देते, बिकॉज 2 एटम मिलके 1 मॉलिक्यूल बना लेगा। तो ऐसा क्वेश्चन कोई करेगा तो आप क्या करोगे? इजीली सॉल्व कर लोगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब नया हेडिंग लिख दो, परसेंटेज कॉम्बिनेशन कंपोजिशन लिखो। नया हेडिंग लिख दो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। लिखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, लिखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन। आपका होमवर्क लिख लो। होमवर्क ये है कि आपको यहाँ तक जहां तक मैंने पढ़ाया है एनसीईआरटी पढ़ के आना है। दूसरा मॉड्यूल, आप मॉड्यूल का एग्जांपल सॉल्व कर लोगे और दोनों डीपीपी मिला उसको कंप्लीट कर लोगे। दोनों डीपीपी कंप्लीट कर लोगे किसी हाल में। ये दोनों डीपीपी तुम कंप्लीट करके आओगे, ये आपका काम है, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल तक कंप्लीट होना चाहिए। तो चलो, यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है, सब कुछ हो गया। अब आपका काम क्या है? जो डाउट है मुझसे पूछ लेना, और जिनका छूट गया है वो दोनों लेक्चर देख लेना, और तीसरा लेक्चर भी चाहो तो दोबारा देख सकते हो। अब मेरे को बोलो, कोई किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो एंड कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। नहीं सर। चलो, कोई डाउट रह गया है तो बताओ। कोई डाउट रह गया है तो पूछ लो, नहीं सर। या किसी सब्जेक्ट में और पूछना है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। कोई दिमाग में कुछ चल रहा है तो पूछ सकते हो। चलो, तो ठीक है, सही लग रहा है? स्पीड फास्ट नहीं हो रहा है ना? डीप फास्ट तो नहीं हो रहा है ना भाई? डीप फास्ट लग रहा है क्या अभी भी? ठीक है, देखो थोड़ा सा तो रहना पड़ेगा। यार 11 में घुसे हो तो तुम यूज टू हो जाओगे, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका से यूज टू हो जाओगे। तुमको धीरे धीरे समझने में टाइम लगेगा, बट यूज टू हो जाओगे तो उसके बाद तुम रॉकेट के स्पीड से भी ले लोगे चीजों को। धीरे धीरे चलना है। कोई दिक्कत सोफार? कोई दिक्कत हो रही है सेंटर में? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो रहा है? नो सर। चलो ठीक है। डीपीपी रेगुलर मिल रहा है सबको? रेगुलर डीपीपी मिलना चाहिए, रेगुलर सॉल्व करते रहना चाहिए। ग्रुप में डाउट ग्रुप बनाया हुआ है, डाउट भेजें, टैग करते रहें। जो भी टीचर से पूछना है मुझे भी टैग कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करते रहूंगा। तो चलो, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। चलो, ख्याल रखो, ठीक है? कोई दिक्कत? थैंक्स। चलो ठीक है, वेलकम वेलकम, टेक केयर, बाय। चलो।